हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए सब। बढ़िया चल रही है आपकी तैयारी। तो रेडियो एक्टिव वाला चैप्टर समझ में आ रहा है कुछ? मैंने पहले बोला था कि चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, ज्यादा नहीं है, हल्का सा बोरिंग है। और उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, इसलिए करवाना मैंने जरूरी समझा। एक दो क्वेश्चन आराम से फंसते हैं इस टॉपिक से। और बाकी आपको पता ही है सारा कुछ, अलग अलग वैकेंसी के बारे में जैसे जैसे अपडेट आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो पूछा करो भाई। वही 10-12 व्यू आ रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं, अपने अपनी मेहनत को जारी रखते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हो जाएगा, और जो भाई इग्नोर कर रहे हैं उनका नहीं होगा। दो ही बात है। चलिए करते हैं शुरू। अपना चल रहा था रेडियो एक्टिव। अब बात करते हैं अल्फा क्षय, यानी कि अल्फा कण के क्षय होने के बाद, यानी कि अल्फा कण किससे बनते हैं? अल्फा किसमें होती है? वो हीलियम के कणों, हीलियम जो अल्फा कण होते हैं, जो आपका अल्फा किरणें होती हैं, वो किससे बनती हैं? सर हीलियम के नाभिक विघटन से। हीलियम के नाभिकीय विखंडन से या नाभिकीय विघटन से। ठीक है, तो इसमें दो तीन बातें वो आपको ध्यान में रखनी है। तो विघटन का मतलब होता है क्षय या विघटन, टूटना। अल्फा क्षय यानी कि अल्फा विकिरण बनने के बाद में क्या होता है या कैसे बनती हैं, तो समझिए इस चीज को। ये मान लीजिए कोई भी रेडियो एक्टिव परमाणु है, ये जो मैंने एक्स लिखा है वो अब क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है, ये जो जेड लिखा है इसका मतलब होता है परमाणु क्रमांक, ये ए लिखा है इसका मतलब होता है द्रव्यमान। लिख देता हूं मैं परमाणु क्रमांक, और ये होता है आपका द्रव्यमान। परमाणु संरचना वाले चैप्टर में मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। तो सीधी सी बात है, अगर किसी का परमाणु क्रमांक 2 है तो लगभग दुगना उसका द्रव्यमान संख्या हो जाती है, या द्रव्यमान इकाई हो जाती है। जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है ना, उसका एक अन्य नाम और होता है प्यारे बच्चों, जिसे बोलते हैं पेरेंट नाभिक। या पेरेंट मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है ना, जिससे कोई चीज बनती है, तो ये होता है आपका पेरेंट नाभिक। ये जब टूटेगा इसका होगा विघटन, तो बनेगा क्या? पुत्री नाभिक। क्या बनेगा? पुत्री नाभिक। पुत्री नाभिक बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी? अल्फा किरणें। ये अल्फा किरण निकल गई, और ये हो गया आपका पुत्री नाभिक। इसका मतलब हो गया अल्फा क्षय। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ नहीं ध्यान में। चलिए समझ में आई? पेरेंट नाभिक में पुत्री नाभिकीय और अल्फा, तो दोनों में ये चीजें समान होती हैं। चलिए इसके बाद में देखते हैं बीटा क्षय। बीटा क्षय ये क्या होता है? ये होता है स्वयं स्फूर्ति प्रक्रिया। स्वयं का मतलब अपने आप, स्फूर्ति का मतलब तेजी से और होने वाली प्रक्रिया, यानी कि स्वयं तेजी से होने वाली प्रक्रिया होती है कौन सी? आपकी बीटा क्षय। इसमें क्या होता है? इसमें बेटा जी परमाणु क्रमांक तो बदल जाता है, यानी कि पेरेंट से जब पुत्री नाभिक बनेगा, पेरेंट नाभिक से जब पुत्री नाभिक बनेगा आपका, तब आपका परमाणु क्रमांक बदल जाएगा, और परमाणु जो द्रव्यमान संख्या होगी वो रहेगी समान। ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। परमाणु क्रमांक क्या होगा आपका? बदल जाएगा, और द्रव्यमान संख्या रहेगी समान। ठीक है, तो ये मैंने कल आपको बताए थे, दो प्रकार के होते हैं। कितने? एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से और एक पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन से। तो पहले अपने इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर पेरेंट नाभिक एक्स, जेड, ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो इसके बाद में बनेगा पुत्री नाभिक। पुत्री नाभिक में देखो ए सेम टू सेम है, लेकिन जेड में देखो +2 जुड़ गया है, +2। देखो आपको मैंने एक चीज बताई थी, इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको चीजें क्लियर होगी, है ना? फटाफट स्क्रीनशॉट लो। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए अल्फा वाला कर लिया ना। चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं। देखो इसमें बीटा में क्या बताया था? स्वयं होने वाली विक्रिया होती है स्फूर्ति से, यानी तेजी से। परमाणु क्रमांक बदलता है, और द्रव्यमान संख्या रहती है जी समान। दो प्रकार से बताए थे। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग अपने पढ़ेंगे जब आगे, इसका और डिटेल से करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था करेंगे, उसमें आपको एक चीज मैं बताऊंगा, अम्ल और क्षार में बताऊंगा।
अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां पर प्रोटॉन जुड़ता है। क्या होता है? प्रोटॉन जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्रोटॉन आपका जुड़ता है। अब देखो, प्रोटॉन जुड़ता है तो प्रोटॉन आपका किसको दर्शा रहा होता है? परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा होता है सर। प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक। तो यहां पर क्या बताया कि परमाणु क्रमांक बदलता है, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहां पर देखो Z+1 लिखा हुआ है मैंने, Z+1 यानी कि प्रोटॉन जुड़ रहा है। प्रोटॉन जुड़ेगा तो ये आपका क्या हो गया? उत्तरी, क्या हो गया? उत्तरी नाभिक। और उत्तरी नाभिक हो गया तो उसके बाद में ये चीज देखिए आप, यहां पर आपको बीटा किरण निकलती हुई दिखाई दे रही है। बीटा किरण बाहर, ये तीर का निशान तो दिखाई दे रही होगा। बीटा किरण बाहर प्लस एंटी न्यूट्रिन बनते हैं, एंटी न्यूट्रिनो बनते हैं साथ में। चलिए इसके बारे में अपने पे चर्चा कर चुके हैं। देखो Ra, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। Ra का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 88 और परमाणु द्रव्यमान होता है 248। बीटा शेयर हुआ, बीटा विकिरण निकली, बनेगा क्या? AS 89, 88 से 89 और परमाणु द्रव्यमान सेम का सेम। लो जी, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन, यानी कि जो पॉजिट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होना तो उसे बोलेंगे पॉजिट्रॉन। अब देखो परमाणु द्रव्यमान संख्या सेम, यहां पर -1 हो रहा है प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण समझ सकते हो आप, या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रूप में बाहर निकलता है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रूप के बाहर निकलेगा, परमाणु संख्या में आएगी कमी, परमाणु क्रमांक में कमी आ जाएगी, बीटा उत्सर्जन हुआ और न्यूट्रिन बाहर निकल जाएंगे। चलिए पॉजिट्रॉन में, एंटी पॉजिट्रॉन में अब आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि बीटा शेल में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है तो कौन सी चीज बाहर निकलती है? तो आपको बताना है कि बीटा किरण बाहर निकलती है, एंटी न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। पॉजिट्रॉन में पूछे तो पुत्री में क्या, पुत्री जो नाभिक होता है उसमें परमाणु संख्या में कमी, बीटा तो किरण निकलेगी और न्यूट्रिन्स बाहर निकलते हैं। ये दो बात आपके लिए स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद में आपका बीटा क्षय, अल्फा क्षय हो जाते हैं कंप्लीट। अब आप बोलोगे सर गामा क्षय नहीं करवाया, तो गामा क्षय आप पिछली क्लास देख लेना क्यों नहीं करवाया, क्योंकि गामा क्षय ऐसे होता ही नहीं है, वो सिर्फ उच्च विकिरणीय ऊर्जा होती है। ठीक है, गामा क्षय, गामा किरणें होती हैं वो। चलिए अब आगे बात करते हैं रेडियो एक्टिवता विखंडन। तो रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक स्वयं उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। सीधी सी बात है, विखंडन का मतलब टूटना, एक ही बात रिपीट कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। रेडियो एक्टिव तत्व होंगे, उनके नाभिक टूटेंगे तो क्या होगा? स्वयं उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और उससे क्या निकलती है? अल्फा, बीटा और गामा विकिरणें निकलती हैं। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको फटाफट। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। प्राकृतिक विखंडन भी कहते हैं इसे, किसे? रेडियो एक्टिवता विखंडन को प्राकृतिक विखंडन भी कहते हैं। ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर आप फटाफट करवा रहे हो, तो एग्जाम भी नजदीक है तो फटाफट करवाना पड़ेगा ना। चलिए कोई बात है। अब इसके एक दो नियम है, उसके बाद में कुछ नहीं है इसमें। समूह विस्थापन नियम। समूह का मतलब इलेक्ट्रॉन का समूह हो सकता है, किसी चीज का समूह हो सकता है। ठीक है, विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान पर दूसरे बंदा इसको बदल देता है। कैसे, समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ए और बी की रिएक्शन सी से करवाएं, तो कई बार क्या होता है, ये बी इस सी को रिप्लेस कर देता है, तो ए सी प्लस बी बन जाएगा। तो इसने इसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। बस ये होती है विस्थापन। अब ये नियम दिया किसने था? ये नियम आपको याद रखना है, सोडी, फ्लक्स और रदरफोर्ड ने 1913 में ये नियम दिया था। कौन सा? समूह विस्थापन नियम। तो ये तीनों वैज्ञानिक के नाम आपको याद रखने हैं, सन याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है, किसने? सोडी, फ्लक्स और रदरफोर्ड ने समूह विस्थापन का नियम दिया था। समूह विस्थापन का नियम सोडी, फ्लक्स और रदरफोर्ड ने 1913 में दिया था। अब इस नियम को समझना। देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व, तो एक बात आप दिमाग में बिठा लेना कि जो तत्व
क्या, ध्यान से सुनना, जो तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों का मतलब क्या करते हैं, अपने नाभिक को विखंडन करते हैं, अपने नाभिक को तोड़ते हैं, उससे अल्फा बीटा और गामा किरणें बनती हैं, वो तत्व क्या कहलाते हैं, वो आपके रेडियो एक्टिव तत्व कर रहे हैं। तो अपने कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं, टॉपिक अपना रेडियो एक्टिव चल रहा है, तो तत्व भी कौन से आएंगे, रेडियो एक्टिव। तो जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा कण, यहां पर देखो ये बना दिया मैंने, अल्फा कण या अल्फा किरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है, अल्फा कणों का उत्सर्जन करता है। तब तो नया बनने वाला तत्व यानी कि पेरेंट नाभिक से जब पुत्री नाभिक बनता है, पेरेंट नाभिक से जब पुत्री नाभिक बनता है, तो ये पहले कोई तत्व था, ये भी कोई तत्व होगा, ठीक है, ये तत्व था, ये भी कोई तत्व होगा, बिल्कुल होगा सर। तो क्या होता है, आवर्त सारणी में मूल तत्व यानी कि ये पेरेंट तत्व की बात कर रहा है कि मूल तत्व के बाईं ओर, लो जी, मूल तत्व का बाईं ओर, चलो आपको दायां बायां भी अब आपको समझाना पड़ेगा। आवर्त सारणी की बात कर लेते हैं, पहले थोड़ी सी यहां पर रोकता हूं मैं इसको। आवर्त सारणी मैं रफली बना रहा हूं, वैसे आपको मैंने दिखा दी थी। इस तरह यहां पर होता है एस ब्लॉक, यहां पर होता है आपका पी ब्लॉक, यहां पर होता है आपका डी ब्लॉक और नीचे होता है आपका एफ ब्लॉक, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, वैसे मैंने बहुत बार क्लियर कर दिया है। आवर्त सारणी आपको दिखा भी देता हूं, आवर्त सारणी कैसी होती है थोड़ा सा दिखा दो, तो दिखा देते हैं अभी कैसी होती है आवर्त सारणी, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। देख लो भैया एक बार सभी, ये है आपकी आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो मैंने यहां पर दो लाइनें रोकी हुई है, एस ब्लॉक है, ये इधर वाले पी ब्लॉक है, ये बीच में डी ब्लॉक है, ये नीचे एफ ब्लॉक है, ठीक है। चलिए अब आगे समझाते हैं इसको। तो बोल रहा है कि जो मूल तत्व होता है यानी कि पेरेंट तत्व होता है, अब अपने कोई भी पेरेंट तत्व मान लेते हैं, ये इसका पेरेंट तत्व है। आवर्त सारणी में रेडियो एक्टिव तत्व कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई पेरेंट तत्व है। तो बोल रहा है कि आवर्त सारणी में मूल तत्व के बाईं ओर, तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपका होता है बायां साइड और ये आपका होता है दायां साइड, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसे सर, हम तो कंफ्यूजन हो जाते हैं, कुछ नहीं करना, अपने दाया बायां याद करने की ट्रिक है, बहुत आसान। ये ऐसे रखो इसको और इस तरफ लेते चलो, ठीक है। अब मैं मार्कर निकाल के आपको समझाता हूं कि अगर मैं यहां पे बी फॉर बायां बनाऊं, तो ये देखो बी बन रहा है ना, बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है सर, बी फॉर बायां, और यहां से मैं बनाऊं तो ये आपका डी बन रहा है, डी फॉर दायां। तो बोल रहा है कि जो मूल तत्व होता है ना, मूल तत्व के बाईं और दूसरे स्थान पर, बाईं ओर के दूसरे स्थान पर है, यानी कि ये एक स्थान बच गया और यहां पर आने वाला होगा आपका कौन सा, उत्तरी तत्व, उत्तरी तत्व। ये पेरेंट तत्व हो गया या मूल तत्व हो गया आपका। अल्फा कणों की बात कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा वो कण, उत्तरी तत्व के बाईं और दूसरे स्थान पर चला जाता है अल्फा शय में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद में बात कर रहा है कि बीटा कण के उत्सर्जन करने पर, किसके, बीटा कण के उत्सर्जन करने पर क्या होता है, देखो बीटा कण के उत्सर्जन पर कर रहा है ये बात है कि अगर बीटा कण की बात करें, बीटा कण उत्सर्जन, कि बीटा कण उत्सर्जन करने पर मूल तत्व यानी कि वही क्या होगा, मूल तत्व मान लेते हैं एक्स, मूल तत्व इसे बोलते हैं पेरेंट तत्व, पेरेंट नाभिक, बनेगा क्या, वाई प्लस बीटा प्लस न्यूट्रॉन या एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पुत्री तत्व, पुत्री तत्व। अब ये क्या कह रहा है कि मूल तत्व, लो जी मूल तत्व बना देते हैं, यहां पर मूल तत्व बना दिया, मूल तत्व के दाईं ओर
लो बच्चों बताओ दाईं ओर कौन सी साइड होगी, ये साइड होगी या ये? सर भी बता के गए हो, ये साइड होगी। ये एक स्थान चला जाता है यानी कि यहां पर पहुंच जाएगा। बीटा उत्सर्जन, ये नियम दिया था किसने? थॉडी, फ्लक्स और रदरफोर्ड। बस कि अल्फा शय में तो 2 बाईं तरफ चला जाएगा और बीटा शय में एक दाईं की तरफ। बस 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इसके बारे में अपने आगे चर्चा करते हैं। ये नियम हुआ अपना समाप्त। साथ के साथ नोट्स बनाते चले भाई, या स्क्रीनशॉट ले ले अपना, ठीक है। चलिए, रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्यूरी होती है। एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 विखंडन पर सेकंड। लो जी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? विखंडन होता है, तो इसकी इकाई होती है क्यूरी। क्यूरी यानी कि एक क्यूरी कितने बराबर होगी? 3.7 इंटू 10 टू पावर 10। इतनी बार विखंडन होगा कितने? 1 सेकंड में, तो वो आएगा आपका 1 क्यूरी में, ठीक है। 3.7 इंटू 10 की घात 10 विखंडन 1 सेकंड में। क्लियर? अब इसके कुछ अनुप्रयोग समझ सकते हो आप। रेडियो आइसोटोप डेटिंग। रेडियो एक्टिव तत्वों की बात कर रहा है। आइसोटोप होता है प्यारे बच्चों समस्थानिक। क्या होता है? समस्थानिक। और डेटिंग का मतलब होता है तारीख, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि डेट और तारीख में क्या अंतर है, तो डेट इंग्लिश में होती है, तारीख हिंदी में। ये बोलते हैं कि आप डेट पे जाते हो और हम तारीख पे जाते हैं, ऐसा बोलने में क्या देते हैं, लेकिन इसका मतलब यहां पर वो नहीं है, समझ लेना। किसी रेडियो एक्टिव तत्व समस्थानिक की मात्रा का, अब बोल रहा है कि रेडियो आइसोटोपिंग है क्या, कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा समस्थानिक की मात्रा का किसी पत्थर के नमूने जैव अवशेष से मापन करने का आयु निर्धारण। यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व के समस्थानिक की मात्रा से हम किसी भी रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है उसकी मात्रा से हम किसी भी पत्थर के नमूने से जैव अवशेष में मापन करके उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक से अपने आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो अगर इसमें अपने को 3 डेटिंग दी गई है। कार्बन डेटिंग देखें तो कार्बन से मूल पेड़ पौधों की आयु का निर्धारण किया जाता है कार्बन डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी पुरानी चट्टानों की आयु का निर्धारण, और पोटेशियम आर्गन डेटिंग से अधिक पुरानी चट्टानों की आयु का निर्धारण। बस 3 ही बातें हैं। दोबारा बता देता हूं आइसोटाइप कि समस्थानिक द्वारा किसी रेडियो एक्टिव समस्थानिक की मात्रा का, किसी रेडियो एक्टिव समस्थानिक मात्रा का किसी पत्थर के नमूने से जैव अवक्षेप में मापन करके आयु का निर्धारण। समझ आई मेरी बात? कि इसी की रेडियो एक्टिव जो समस्थानिक होता है उसकी मात्रा से अपने किसी भी चीज का आयु निकाल सकते हैं। तो कार्बन डेटिंग से अपने निकाल सकते हैं पेड़ पौधों की आयु का निर्धारण। यूरेनियम से पृथ्वी की आयु, पृथ्वी कब बनी थी, कैसा हुआ था, उसकी लगभग कितने साल आयु हो गई है पृथ्वी की, निकाल सकते हैं। पुरानी चट्टानें, ठीक है। और पोटेशियम आर्गन डेटिंग पुरानी, अधिक पुरानी चट्टानों का आयु का निर्धारण। अब जैसे हिमालय जैसी है, हिमालय चोटी है, ठीक है, और कंचनजंगा है, केटू गॉड मोनास्ट्री है, और भी बहुत सी है, अरावली है। तो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, उनकी आयु हमें कैसे पता? तो इन विधियों द्वारा आयु निकाली जाती है एवरेज की, लगभग इतने साल हो गए इसको बने हुए, ठीक है, बहुत लंबी आयु निकालने के लिए, ठीक है। तो यहां से आप ये चीजें कर सकते हो। इसके बाद में अपना रहेगा रेडियो एक्टिविटी के अनुप्रयोग, यानी कि अपनी कौन कौन सी विकिरणों का कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में ये क्लास होगी अपनी यही समाप्त, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। सॉरी भाई, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। किसी भी चीज को, कोई भी आपको चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।